आइए दोस्तों, आज हम बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल। अपना पूरा शरीर, पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। आइए जान लेते हैं कैसी दिखती है सेल, कैसे होती है सेल और कितनी तरह की होती है सेल। आइए सबसे पहले बेसिक सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। जो एनिमल सेल है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है सेल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सेल है क्या। क्या है सेल? इज द, डेफिनेशन लिख देते हैं, देखिए यहां पे लिख देते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर भी रखती है और फंक्शन भी करती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ all the living organisms, all the living organisms। ये कहता जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो सेल कंटेन करते हैं, उनमें सेल पाई जाती है, सेल होती है। अब बेसिक यूनिट है, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल है मतलब इसका डिफाइंड स्ट्रक्चर है, और क्या है फंक्शनल है, ये आराम से क्या कर देती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर देती है। तो देखिए दिखती कैसी है सेल। देखिए सेल कैसी है, एक गोला सा बना दीजिए, ऐसी ऐसी आपको क्या दिखती है सेल। एनिमल सेल का डिस्कशन कर रही है, यह सेल। और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक मिलता है न्यूक्लियस। यह है जी सेल, और ये जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं जी, सेल मेम्ब्रेन। और इसी का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो बाद में चर्चाएं करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं और कैसा, मतलब सारी डिटेल देंगे बाद में। और ये न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होगी जिसको क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और ये है क्या, न्यूक्लियस। अब इसके बाहर कुछ जेली लाइक लिक्विड मिला होगा, लिक्विड होगा जेली जैसा, पानी जैसा मान लीजिए, लिक्विड है। इस लिक्विड को क्या बोला जाएगा, इसका नाम रखते हैं जी साइटोप्लाज्म। क्या नाम रखा है जिसका, साइटोप्लाज्म। अब ऐसा ही लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होगा, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के अंदर जो प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब इनके बीच में जो प्रेजेंट है, उस लिक्विड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, यानी कि ओवरऑल लिक्विड जो इसमें प्रेजेंट है उसका नाम क्या दे दिया जाता है, उसे बोला जाता है जी प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे जी, देखो जी, प्रोटोप्लाज्म। और इसी को नाम दिया जाता है लिक्विड ऑफ लाइफ। लिक्विड ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म ये लिक्विड है, अगर ये लिक्विड खत्म हो गया इट मीन सेल भी खत्म हो जाएगी, सेल में कुछ बचेगा ही नहीं। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपको कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर मिलेंगे। थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं जिस स्ट्रक्चर को, कुछ ऐसे 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 ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। इन स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दे देंगे जिनको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और होता है, इसको बोला जाता है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ये आपको, इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली का घर बोला जाता है जिसको। क्यों बोला जाता है, ये एनर्जी रिलीज करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब तीन, तीन फॉस्फेट ग्रुप है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब
हमें एनर्जी मिलती है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं या सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, अब चढ़ेंगे तो थकेंगे भी, ठीक है जी। अब बार बार चढ़ते रहते हैं हम, मान लीजिए 1 महीना तक लगातार चढ़े, फिर 6 महीने तक लगातार चढ़े, तो ये बोलते हैं पहले दिन चढ़े तो थकावट ज्यादा थी, और जैसे जैसे 1 महीना चढ़े थकावट कम हो गई, और 6 महीने चढ़ने के बाद तो ये मान लीजिए थकावट रहेगी नहीं, लगातार चढ़ते रहे। ये नहीं कि वो 6 महीने लगातार ऊपर नीचे आ रहे हैं, मतलब दिन में 2 बार चढ़ते हैं, 1 बार चढ़ते हैं, 4 बार चढ़ते हैं, वही सेम फिनोमिना आप रखते हैं, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपकी थकावट कम होती जाएगी। उसके 28 रीजन है। कितने रीजन है जी? 28। वन ऑफ देम जो स्मॉलर रीजन है वो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जितने ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा देंगे, और जितनी एनर्जी ज्यादा देंगे किसकी फॉर्म में देते हैं? एटीपी की फॉर्म में। और एनर्जी जितनी ज्यादा देंगे हम उतना ही कम थकेंगे। यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यानी कि जो एथलेटिक्स होते हैं या फिर जो जोर लगाने का काम करते हैं, दम लगाने का काम करते हैं, मस्कुलर वर्क जिसका ज्यादा होता है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल बढ़ जाते हैं, उन्हें एनर्जी ज्यादा मिलती है। और हम देसी भाषा में ये बोल देते हैं कि कोई नहीं, अब इस पार्क के 4 चक्कर लगाए थे, 4 महीने 4 चक्कर ही लगाते रहो डेली डेली, थकावट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आदत हो गई। नहीं, उसके 28 रीजन है। 28 रीजन में से एक रीजन ये है कि उसमें क्या हो गई, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए। यानी कि एक बात और हम यहां से सीखे क्या, यानी कि एक सेल में, एनिमल सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो हम कहेंगे पता नहीं जी। क्यों नहीं पता जी? क्योंकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिफर करते रहते हैं, आप काम करते हैं या नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, और ज्यादा काम करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ भी सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसके अलावा कुछ आपको, देखिए थोड़ा सा मिटा रहा हूं, साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, ट्यों 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 ट्यों, ठीक है जी। कहां से कहां फैले हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके इस मेम्ब्रेन तक, नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इस तक अटैच भी हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ केसेस में अटैच नहीं दिखाया जाता, ये घूमते रहते साइटोप्लाज्म में। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जी ईआर। ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये 2 टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। ये भी चर्चाएं करेंगे बाद में। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक होता है जी राइबोसोम। क्या होता है जी? इसको रफ कर लेते हैं ऊपर से, देखो रफ कर लेते हैं इसको। इसमें आपको मिलेगा जी ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, इसे बोला जाएगा राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स हैं क्या? इनका एक नाम और सुन लीजिए, इनको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं जिनको? प्रोटीन फैक्ट्री। यानी कि प्रोटीन बनाने का काम इनका होता है जी। किसी की बॉडी में प्रोटीन नहीं बन रहा है, उसका एक रीजन है नंबर ऑफ राइबोसोम कम है, या राइबोसोम ढंग से काम नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है किसी बॉडी में प्रोटीन कम हो गया आप डायरेक्ट बोल दे कि ना 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 राइबोसोम्स ही कम हो गई। हो सकता है उस आदमी ने बाहर से प्रोटीन लिया ही ना हो, वो भी रीजन हो सकता है। वो बाद में करेंगे चर्चाएं वो भी, कि कमी कैसे होती है प्रोटीन की, पूरा मामला आपके सामने रहेगा, जुड़े रहिएगा बस। राइबोसोम्स क्या थे? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है ये। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने का, ठीक है जी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये मिट चुका है ईआर। ईआर का पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है? एक होगा स्मूथ, स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट कर बोला जाता है SER। और दूसरा इसका पोर्शन होता है कौन सा? रफ, रफ ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। मान लीजिए एक चिकना सरफेस लीजिए, स्मूथ, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड ही मान लो, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी मान लो, मेज मान लो, कुर्सी, जो बिल्कुल पॉलिश किया हुआ हो वो चीज भी आप ले सकते हैं। उस पे आप हाथ ऐसे चलाएंगे
तो आपको कैसा लगेगा? स्मूथ, चिकना एकदम ऐसा। ये क्या है? ईआर है। अगर इस ईआर पे मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रख दूं जिसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स रख दूं उस चिकने सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, आप ऐसे हाथ करोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको वो रफ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, आपको रफ रफ दिखेगा। रफ दिखेगा इट मींस वो क्या है? आर ई आर। और वो रफ किसकी वजह से लगा? वो राइबोसोम्स की वजह से लगा। यानी कि रफ ईआर में क्या है? क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं इसमें? प्रेजेंट। ठीक है जी। और अभी हमने एक बात पढ़ी, राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन बनाता है जी राइबोसोम। अगर ये प्रोटीन बनाता है तो इसमें राइबोसोम है, ये भी प्रोटीन बनाएगा। अब स्मूथ ईआर में हमने कहा था अब्सेंस ऑफ, स्पेलिंग देख लेना, ये अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है जी। अगर राइबोसोम्स नहीं मिले तो क्या होगा? तो प्रोटीन तो नहीं बनाएगा। इट मींस ये प्रोटीन बनाएगा, ये कुछ और बनाएगा। क्या बनाएगा? केरेटिन बना सकता है, लिपिड बना सकता है, वो अभी नहीं बता रहे। अभी के लिए लिपिड्स के बारे में सोच लीजिए, लिपिड बना सकता है। ठीक है जी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, खाली जगह। इन खाली जगह को नाम दिया जाएगा जी वैक्यूल। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? खाली स्पेस होती है, खाली जगह, एक सेल में खाली जगह। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी? एनिमल सेल की, तो ये वैक्यूल्स मिलेंगे बहुत सारे। क्या है जी? मिलेंगे बहुत सारे। और वो बहुत सारे मिलेंगे छुटकू छुटकू से, छोटे छोटे मिलेंगे। और छोटे छोटे मिलेंगे तो नंबर में ज्यादा है। किसमें? एनिमल सेल में। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो वैक्यूल्स क्या होगा? जनरली एक ही वैक्यूल मिलेगा या दो मिल सकते हैं। जनरली क्या होगा? एक वैक्यूल मिलेगा। यानी कि एक बात तो तय है, एनिमल सेल से प्लांट सेल में वैक्यूल कम होंगे ये। और वो एक वैक्यूल ही बहुत जगह घेर लेगा, हैवी जगह है। कितनी जगह? 50% से लेके 90% तक जगह घेर सकता है। कौन? वैक्यूल्स। किसमें? केवल और केवल प्लांट सेल में। ठीक है जी। इसका क्या क्या होता है? ये स्टोर हाउस होता है एक तरीके का। क्या काम है इसका? स्टोरेज, स्टोर हाउस बोल दीजिए एक तरीके का। ये चीजों को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है जी। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जगह ही नहीं बची इसमें तो, ओ हो कोई नहीं। एक और चीज होती है, यहां से निकाल लेते हैं। इंक भी खत्म हो चुकी है मार्कर की, दूसरा मार्कर ले लेते हैं जिसे बोला जाता है जी लाइसोसोम्स। इसकी इंक भी खत्म, थोड़ी सा इंक का छिड़काव करना पड़ेगा। ये रही इंक और ई रहा मार्कर। और देखिएगा ये इंक टुक जाएगी इसके अंदर। ये लीजिए, थोड़ी सी इंक डाल ली है ऊपर से ही, क्योंकि काम थोड़ा ही बचा है। अंदर डालने में ज्यादा टाइम लग जाता है, आपको पता ही है, अंदर डालने में प्रोसेस। देखिए अब इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? लाइसोजाइम्स या फिर लाइसोसोम्स। क्या बोलेंगे जी? लाइसोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में कैसे पूछा जाता है? इसे बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स, ये सुसाइड कर लेता है, इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। तो सवाल आ जाता है कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स। ठीक है जी। अब सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? इसका काम आप ध्यान रखिए। क्या काम है इसका? इसका एक ही काम है, आंख बंद कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसका काम क्या है? क्या काम है? क्या काम है? आप ऐसे सोचते रहिए, सोने से पहले भी आप ऐसे किया करो, आपको चीजें याद रहेंगी। इसका काम है खाने का। कोई भी चीज दिखे ये क्या करेगा? कुछ नहीं सोचेगा, उसे खा जाएगा। खा जाएगा। आप भी दिमाग में ऐसी चीजों को खाते रहिए, दिमाग में रखते रहिए। ठीक है जी। ये क्या करता है? खा जाएगा।
कोई माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया तो ये खा जाएगा, निकल जाएगा आ करके, ठीक है, ये खा जाएगा। खा गया, एक बात इसकी ये होगी, खाने से क्या होगा, ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, क्लीनिंग एजेंट की तरह। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एक साथ अगर आप नोट्स बनाने लगे तो ये बोर्ड एकदम भर जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कीजिए, लिखते रहिए और आराम से सुथरा सुथरा बीच में बनाइए बड़ा सा सेल, ठीक है जी। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप एनसीईआरटी या एस चांद, लखमीर सिंह एंड मजीद कौर की, या फिर और अदर बुक, किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं। बुक स्पोर्ट मेटेरियल किसी को मिला हो, किसी को अलग से मेटेरियल मिला हो, किसी को नोट्स मिले हो, लेकिन अगर मेरी माने तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी में देखिए डायग्राम, एनसीईआरटी के थ्रू चलिए, क्योंकि अपना जो एग्जाम होता है एग्जामिनर एनसीईआरटी को मान के चलते हैं, एनसीईआरटी को लेके चलते हैं, ठीक है जी। आपने सुना हुआ एनसीईआरटी गलत नहीं हो सकती, कई बातें हैं क्यों नहीं हो सकती, लेकिन कई जगह है, वो चर्चाएं बाद में देखते हैं। एनसीईआरटी ऐसे गलत नहीं है जैसे आप सोचते कि हाँ गलत दिया, उसके कहने का तरीका अलग होता है और हम तरीका गलत समझ लेते हैं। वो कहेगा देखो जिसमें ऐसा ऐसा होता है और नीचे लिखेगा 4 एक्सेप्शन, एक्सेप्ट दिस दिस दिस, मतलब वो रूल वहां लागू होगा नहीं। उन एक्सेप्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे अलग तरीके से, ठीक है जी। अब देखो क्लीनिंग एजेंट, कोई भी चीज गिरेगी उसे खा जाएगा, निगल जाएगा, ठीक है जी, इसीलिए क्लीनिंग एजेंट बहुत अच्छी चीज होगी, इसका मतलब ये तो क्लीनिंग एजेंट है। लेकिन जब सेल ब्रस्ट हो जाती है, कंडीशन चेंज हो जाती है, ये क्या करता है, ये अपनी ही सेल को निकल जाता है, क्या कर जाता है रे, अपनी ही सेल को निकल जाता, आ करके पूरी सेल खा जाएगा। अगर ये सेल ही खा जाएगा तो रहेगा कहाँ पे, सेल के अंदर ही तो प्रेजेंट था, अंदर कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में मजे ले लेके घूम रहा था और अब घूम नहीं पाएगा क्योंकि अपनी ही सेल को खा गया, इट मीन्स खुद ही सुसाइड कर गया, इसीलिए बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। अब गोल्जी बॉडी की जगह नहीं बची, ठीक है जी। गोल्जी बॉडी क्या है ये रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, या यहां से कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी ये जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, वो डिटेल में पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी इसको गोल्जी अपरेटस भी बोला जाता है, गोल्जी अपरेटस। अब पहली बात तो ये है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी याद रखिए, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, बट आप एक ही नाम याद रखिए शुरू में। गोल्जी नाम क्यों रखा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, कैमाइलो, कैमाइलो गोल्जी। 1898 इस टाइम पे इसने डिस्कवर किया था, कैमाइलो गोल्जी ने, इसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, कैमाइलो गोल्जी, ठीक है जी। इसको आदर सम्मान, मान सम्मान बोलते हैं ना अपने, इसके सम्मान में इसका नाम इसी के नाम से रख दिया गया, गोल्जी बॉडी, ठीक है जी। ये 1898 में डिस्कवर की गई थी, किसने, कैमाइलो गोल्जी। इसका काम भी क्या है, स्टोरेजिंग, पैकेजिंग और दूसरे फंक्शन जो करते हैं उनकी भी हेल्प करता है। ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सॉरी चैप्टर में क्या, चैप्टर में तो इसमें पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही, ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।